अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोगों को सुबह बखैर। खूबसूरत सुबह के साथ जो है आप लोगों को कहते हैं ना कि मौसम की जो एक बहार है उसने रेल पेल कर दी है। पूरे मुल्क के बेशतर हिस्सों में ना खुशगवार मौसम है और खुशगवार मौसम के साथ साथ कहते हैं ना कि थोड़े से लवाजमात भी होते हैं। वो लवाजमात ये है तो कहीं जो है वो अल्लाह ना करे बिजली गिर जाती है, कहीं कोई ना कोई पुल में टूट जाता है, तो कहीं जो है वो बिलबोर्ड जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को कहते हैं ना कि तंग करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी देखभाल ज़रूर करनी है। मौसम तो बहुत ख़राब होने वाला है मगर उसके साथ साथ जो मूड है वो खुशगवार हो गया है। थोड़ी सी अगर डिटेल्स की बात की जाए तो कहते हैं ना कि मानसून का तूफ़ानी जो सिलसिला है वो पूरे मुल्क में जारी है और जो स्पेल है वो आज से शुरू हो चुका है। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिशों से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। देखा जाए जिस तरह सड़कों पे जो है वो पानी जो है वो खड़ा हो गया है और स्पेशली जो लोग हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनको खासी दुश्वारी होती है दफ्तर जाना, दफ्तर से वापस आना या कहीं कम्यूट करना। तो लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सफदराबाद में बादलों की जो इनिंग्स हैं उसने ज़ोरों शोर से जो है वो जकड़ लिया है। लक्ष्मी चौक के इलाके में कहते हैं कि 110 मिलीलीटर जो है वो बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश है। कसूर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब में और लालिया के इलाकों में जो है गरज चमक के साथ बादल जो है वो बरस पड़े हैं। और आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, क्योंकि अलर्ट जारी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाएं कि जहाँ जहाँ बारिश है, जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके जो हैं वो इस लपेट में आए हुए वहाँ वो कम्यूटिंग से ये जाने से गुरेज करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना देखने में आए। और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। जो लोग जो हैं प्लान करें छुट्टियां अपनी KP की तरफ, वो थोड़ी सी छुट्टियां या तो डिले कर दें या वेकेशंस को कहते हैं ना कि उसका रुख जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि आपने देखा ही है कि हालिया दिनों में एक अनवांटेड और किस्म का जो वाक़या है वो देखने में आया जब एक फैमिली जो है वो डूब कर जो है हलाक हो गई थी और बहुत कहते हैं ना नाखुशगवार वाक़या था। इस तरह के जो वाक़े होते हैं ना वो कहते हैं ना कि जब जहाँ रहमत होती है वहाँ ज़हमत बन जाते हैं और उस रहमत को फिर हम इंजॉय नहीं कर सकते। फिर वो जो वाक़या होता है वो हमेशा हमारे माइंड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात को जन्म देता है। तो मानसून जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और अगर हम थोड़े से वाक़यात के बारे में, रिपोर्ट के बारे में करें तो मुख्तलिफ़ हादसात में 81 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 24, सिंध में 16, बलूचिस्तान में 11 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। और ये भी जो है ये NDMA ने जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। तो अब ये देखना ये है कि नदी नालों में तुग़यानी जो है वो आ गई है और नौजवान मोटरसाइकिलें जो हैं पानी की जो कहते हैं ना लपेट में आ जाते हैं और जो तेज़ बहाव है उसका रुख जब होता है पानी का तो उससे ये होता है कि जिस तरह जो नाले हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जो फ्लडिंग सिचुएशन हो जाती है, मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है जहाँ फिर कहते हैं कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो मुतासर हो जाती है और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल जो है फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं लोगों के लिए भी। तो सादा सी ज़बान में ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन कैसे करनी है, उन इलाकों में कम्यूट कैसे करना है और ख़ास तौर पे बच्चों को जहाँ तारे नंगी हैं वहाँ जाने नहीं देना, क्योंकि पानी की वजह से बिजली लग सकती है। जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो जो जा रहे सड़क के किनारे, आपने देखा कि रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई जहाँ एक नौजवान जो है वो सड़क से गुजरा था, उसके सर पे आके इतना भारी भरकम जो है वो बोर्ड वो लगा है और उसी वक्त जो नौजवान है वो एकदम से सदमे के आने की वजह से ज़मीन पे लेट गया और उसको कहते हैं कि ख़ासी चोटें भी आई हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात बरतनी है, मौसम को एंजॉय करना है, घरों में बैठ के करें और कहते हैं कि एंजॉय करने के लिए अपने आप को कहते हैं लुत्फ़ को दोबारा करने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, मगर उसके साथ साथ ये कि एहतियाती तदबीर ज़रूर लेनी है, क्योंकि मौसम जब आता है ऐसा तो उसने साथ साथ लवाजमात लाता है। डेंगू मच्छर जो हैं वो आ जाते हैं, मलेरिया का इम्कान होता है और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो बाहर जो तली हुई चीज़ें उनको परहेज़ करना है आपने, वो नहीं खानी, कंज्यूम नहीं करनी। उससे जो है बहुत किस्म की जो बीमारियां हैं वो लाहक हो जाती हैं और फिर
जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ बीमारी होती है डायरिया। सबसे पहले जो इंसान को कैच करता है वो डायरिया कैच करता है, और डायरिया से बहुत कहते हैं ना फर्स्ट सिम्टम होता है बारिशों का। खाने जो हैं वो बादी नहीं खाने आप लोगों ने, तो सोचा कि आज आपको हम वेदर के बारे में अपडेट करें। खुशगवार वेदर के साथ साथ जो हैं इश्यूज़ वो जन्म लेते हैं, आपने उनसे कैसे अपने आप को बचना है और बचाना है। और थोड़ी सी अगर बात करें कि नाला कोरंग के सैलाबी पानी में एक घर डूब गया, और इस्लामाबाद पुलिस ने की गोताखोर टीमों ने फंसी हुई फैमिलीज़ को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद जो है बारिशों की पेशगोई की है। ये जो स्पेल है कहते हैं 2.5 महीने का स्पेल है, और ये चलेगा लाइक मिड ऑफ अगस्त तक चलेगा। 14 अगस्त तक इसकी पेशगोई की गई है कि चलेगा। तो उस हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करें, उस हिसाब से अपनी टाइमिंग्स को सेट करें, उस हिसाब से वेकेशंस को आप लोगों ने सेट करना है। और देखना ये है कि पानी कहीं जमा होने नहीं देना, और निकासी आपका बेहतरीन इंतज़ाम कहते हैं अपनी मदद आपके तहत भी करना है। और फ़ौरन जो है इमरजेंसी नंबर्स जो है 1700 जो है इमरजेंसी नंबर्स है जो कि डिक्लेयर किए हैं KPK ने गवर्नमेंट ने, और ये नेशनल नंबर भी आप इस पर डायल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें जो है अल्लाह ना करे अगर कोई एपिसोड हो जाता है तो कहाँ कहाँ जा सकती हैं और कहाँ कहाँ लोगों को रेस्क्यू कर सकती हैं। तो व्यूअर्स ये तो थी वेदर अपडेट, और मज़ीद भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ आपने रूट करना है। ट्रैवल एडवाइजरी को ज़रूर देखना है और रूट्स को ज़रूर देखना है। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, और वहाँ जो है अल्लाह ना करे कोई डिज़ास्टर हो जाए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी बर वक्त जो है अपना काम कर रही है। तो कहते हैं ना कि अपने सूबाई हुकूमत जो है वो भी इसमें पेश है, लोगों को इंतबाह भी कर रही है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करके रूट्स लेने हैं। वो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। जी, आपको ये बताते चलें कि मुल्क में जो सबसे बड़ी जो है वो एक सनसनीखेज़ जो एक साइबर एक्टिविटी हुई है वो ये हुई है कि मुल्की सतह पर सबसे बड़ी जो साइबर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो जिसने फैसलाबाद समेत पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एहसास इदारों FIA और साइबर क्राइम जो विंग ने एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब किया है, और जो कि ऑनलाइन कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट पॉन्जी स्कीम जो कि एक स्कीम के तहत जो है वो फ्रॉड में मुलव्वस होके 139 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार भी किया है और छापा मारा गया है। और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और साबिक चेयरमैन फैस्को मलिक तहसीन अवाम के डेरे पर, जहां से इस नेटवर्क की असल जो है वो जड़ें सामने आई हैं। पता ये लगा ये जो नेटवर्क है ये इस डेरे से ही कमांड करता था, और इन मुल्ज़िमान पर इल्ज़ामात हैं कि ये ग्रोह जो है आम शहरियों को ऑनलाइन स्कीम्स के ज़रिए लूटता था और बैंक अकाउंट जो है उनके हैक करके रकम निकलवाता भी रहा है। और कारोबारी वेबसाइट्स जिसमें बैंकिंग और ब्लैक मेलिंग के लिए जो है वो स्पेशली इस्तेमाल की जाती रही हैं। तो सीनियर सिविल जज जो है मोहम्मद इशफाक मलिक की अदालत में पेश किए गए इन मुल्ज़िमान में 18 ख़वातीन जो हैं वो भी शामिल थी, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी में अदालत जो है लाया गया। अदालत ने जो है 42 अफराद को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जबकि ख़वातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। फ़िलहाल मरकज़ी जो मुल्ज़िम है मलिक तहसीन अवान जो है मफरूर हैं, भागे में हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी जो है टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तो व्यूज़ ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा साइबर जो है वो नेटवर्क है और एक मालियाती धोखा है और कौमी सतह का जो है वो सिक्योरिटी चैलेंज जो है सामने आया है। और इस केस पे हम बात भी करेंगे, मगर सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉन्जी स्कीम है ये क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इससे लोगों को कैसे ट्रैप किया जाता है और साइबर नेटवर्किंग में क्या होती है। अब मर्दों के शाना बिशाना ख़वातीन में भी जो है ये जर्म्स जो है पाए जा रहे हैं कि वो भी इतने बड़े बड़े क्राइम्स का हिस्सा बनी हैं। तो इस पे जो कार्रवाई है वो बहुत ज़रूरी है और देखना ये है कि हुकूमत वक्त जो है और जो कहते हैं ना कि लोकल गवर्नमेंट है
वो किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती हैं। तो हमारे साथ जो बात करने के साथ मौजूद हैं, हमारे जो इस केस के ऊपर जो उन्होंने जिनमें कड़ी नज़र भी रखी हुई है, जो रिपोर्ट भी कर रही हैं, वो ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हैं और वो न्यू न्यूज़ की शी इज़ कमांडिंग न्यू न्यूज़ ऑफिस इन फैसलाबाद। जवेरिया नज़ीर जो हैं साहिबा हैं, ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ हैं, वो हमसे बात भी करेंगी, हमें बताएंगी भी ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, इस वाक़े में कितनी ख़वातीन जो हैं स्पेशली वो मुलव्वस हैं। बिकॉज़ जहाँ ख़वातीन मुलव्वस होती हैं ना, वो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, थोड़ा ट्रिगर कर जाता है मामला कि मर्द हजरात तो ऑलरेडी क्राइम रेट में बहुत आ गए, मगर उनका शाना बिशाना ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है और स्पेशली लोगों को लूट रहे हैं ये लोग, और वेबसाइट्स हैक कर रहे हैं, बिजनेस हैक कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स हैक कर रहे हैं। तो क्या वो कोई कोड भेजते हैं मोबाइल फ़ोन पे, उनके पास डेटा कहाँ से आता है, वो कैसे इस पॉन्जी इन्वेस्टमेंट केस का हिस्सा बन रहे हैं, और पॉन्जी इन्वेस्टमेंट केस जो है वो है क्या, लोगों को कैसे बचना चाहिए, लोगों को क्या एहतियाती तदबीर लेनी चाहिए, क्या जो कोड होता है मोबाइल का वो छुपाना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्यूआर कोड जो है वो स्कैन नहीं होना चाहिए। अगर आप क्यूआर कोड किसी का स्कैन कर लो तो व्हाट्सएप की डिटेल्स आ जाती हैं, और जब व्हाट्सएप की डिटेल्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली बैंकिंग डिटेल्स आसान होती हैं, क्योंकि हम मोबाइल बैंकिंग के दौर में बैठे हैं, एआई का दौर है, हर चीज़ मोबाइल में इंदराज होती है। हमारे कहते हैं ना कि फेस स्क्रीन से हम अपना मोबाइल खोल सकते हैं, थंब इम्प्रेशन से हम अपने मोबाइल में बैंकिंग कर सकते हैं। तो अगर ये ना भी हो तो हमारा एक कोड होता है जिसके थ्रू हम बहुत सा डेटा जो है ना सिर्फ उख़ज़ कर सकते हैं, बल्कि अपना बहुत सा जो कहते हैं ना कि क्लासिफाइड डाटा होता है वो लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचना कैसे है? ठीक है, डिजिटल का दौर है, एआई का दौर है, चीज़ें आगे जा रही हैं, अपने बच्चों को कहते हैं डिजिटलाइज करो, अपने आप को डिजिटलाइज करो, वक्त के साथ साथ बदलना ही इंसान की कामयाबी है। मगर क्या हम इस डगर पे आ गए हैं कि वक्त के साथ हम इस तरह बदलेंगे? पैसे कमाने का क्या यही ज़रिया है? यही हमारे पास कहते हैं कि एक आर्ट है, यही हमारे पास एक हथियार है कि लोगों को हम फ्रॉड में ढकेलें और उनके साथ फ्रॉड करें, और बाय द एंड ऑफ द डे वो बेचारे कहीं ना कहीं रिपोर्ट करने जोगे भी नहीं, क्योंकि डिजिटल दौर कैसे रिपोर्ट हो सकता है? साइबर, आई नो कि साइबर विंग जो है हमारा बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ ख़वातीन की हरासमेंट की पिक्चर्स हैं वो साइबर क्राइम के थ्रू निकाली जाती हैं, आईपीपी एड्रेस जो है वो ख़ुद किए जाते हैं ताकि लोगों को गिरफ्त में लिया जा सके। वहाँ जो है ये इतना बड़ा जो फ्रॉड है, ये कैसे जो है हुकूमत जो है या हमारी पुलिस जो है, हमारे इदारे जो हैं इसको कर्ब कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इसमें अहम पेशरफ्त ये है कि इसमें सियासी शख्सियात जो हैं उनका मुलव्वस होना, ये किस ज़िम्रे में आता है? ये कौन लोग हैं जो पॉलिटिकली इतने साउंड हो के भी ऐसे स्कैम्स का हिस्सा बन रहे हैं, और उसके बाद स्कैम्स का हिस्सा बन के भी मफरूर हो गए हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इंसान जो है वो कहाँ तक जा रहा है, इंसान जो है उसकी पहुँच कहाँ तक है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बात करें जिन्होंने ये केस रिपोर्ट किया है और जो इस केस के ऊपर स्पेशल नज़र रखती हैं, हमारी ब्यूरो चीफ है फैसलाबाद जवेरिया नज़ीर साहिबा, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम। जवेरिया, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पॉन्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम का जो फ्रॉड है वो है क्या? अच्छा, फैसलाबाद में ये मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो फ्रॉड किया जाता था। ये फ्रॉड इस तरीके से होता है कि किसी को फोन किया जाता है और मुख्तलिफ स्कीमों में ये झांसा दिया जाता है कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको भारी मुआवजा जो है वो मिलेगा। लेकिन फैसलाबाद में ना सिर्फ ये फैसलाबाद में किया जाता था, बल्कि बताया जा रहा है कि जराए का ये कहना है कि ये इंटरनेशनल सतह पर ये फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें मुल्की गैर मुल्की अफराद जो हैं वो शामिल थे। उसमें खवातीन भी शामिल थी, श्रीलंका, म्यांमार, उसके साथ साथ बांग्लादेश और दीगर ममालिक से आए बाशिंदे जो हैं वो यहाँ पर ये कॉल सेंटर चला रहे थे और बड़े पैमाने पर जो है वो फ्रॉड किया जा रहा था, जिस पर NCCI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। 149 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें अदालत में भी पेश किया गया है, जबकि 62 मुलजिमान का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खवातीन की,
तो खवातीन का यूं होता है कि खवातीन को सिर्फ मर्डर के केस में जो है वो उनको रिमांड दिया जाता है, लेकिन इस केस में चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, शहरियों के साथ फ्रॉड किया जाता था, तो 5 खवातीन का जो है वो जुडिशियल रिमांड पर 5 रोजा उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाया गया है। मजीद अगर इसकी बात की जाए तो इसका मरकजी मुलजिम जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं फैसलाबाद से, और आने वाले इलेक्शन में जो है वो उम्मीदवार भी थे जुमला के इलाका से, वहां पर भी बताया जा रहा है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके और वो यहीं पर रूपोश हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो NCCI को इस हवाले से बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिल सकी कि मरकजी मुलजिम जो तहसीन अमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। मौसूद जो है वो इससे काफी 3 साल तकरीबन जो है वो फेस्को के हेड भी रहे हैं, फेस्को चीफ भी यहाँ पर रहे हैं। आपकी पूरी हमने स्टोरी सुन भी रहे हैं, बल्कि मैं आपसे इसलिए सवाल करना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा साइबर नेटवर्क जो है पकड़ा गया है, मुझे बताएं कि ये जो छापा जो है ये किस बुनियाद पर मारा गया? क्या इसके पीछे कोई ऑलरेडी जो है वो ट्रैकिंग हो रही थी या कोई रेकी हो रही थी ऑलरेडी? अच्छा, ये छापा जो है वो अच्छा, अगर मैं बात करूं छापा मारने की, तो NCCI चूंकि अभी हाल ही में इसको मुतहर्रिक किया गया है, फैसलाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, उसने मुकम्मल इस पर एक काम किया है। पूरी कार्रवाई के बाद, एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद और कंफर्म जराए आने के बाद जो है वो यहाँ पर छापा मारा गया, तो वहां से मुल्जिमान जो है वो तमाम के तमाम गिरफ्तार हुए हैं। इससे कब जो है वो एक बात कह रहे हैं, जराए का ये कहना है कि कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि वहां से ये तमाम अफराद जो है वो फरार हो गए थे, इसलिए जो है वो जब छापा मारा गया उससे पहले जो है ये छापा मारना तकरीबन रात के अंधेरे में ये छापा मारा गया है, ताकि किसी को इत्तला ना हो सके। और अल सुबह जो है वो वहां पर पहुंची है टीम, उस वक्त तमाम इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया, उसके बाद जो है वो टीम वहां पर दाखिल हुई है और तमाम अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ जो है वहां पर मौजूद अशिया जो है उन्हें भी कब्जा में लिया गया। अब इन तमाम अफराद का ये है कि इन्हें जुडिशियल रिमांड पर गुज़श्ता रोज जो है वो पेश किया गया है। फर्दर जो है वो इनसे मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। जवेरिया, जैसे कि आपने बताया कि छापा मारा है और अफराद को उन्होंने हिरासत में भी लिया है, तो मुझे बताएं कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनके कब्जे से क्या मिला है? कौन से ऐसे डिजिटल आलात मिले हैं जिनसे ये जो सारा प्रोसीजर था हैकिंग का वो सामने आया है? अच्छा, ये इनसे जो सामान बरामद हुआ है उसमें लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, ऐसी डिवाइसेस थी जिनके जरिए जो है वो तमाम डाटा जो शहरियों का होता था, सादा लू शहरियों का डाटा होता था, वो भी हैक किया जाता था। उसके साथ साथ वेबसाइट्स जो अहम होती थी, ऑफिशियल वेबसाइट्स होती थी, उनको हैक किया जाता था और तमाम जो है वो बैंक अकाउंट्स का भी डाटा मिला है। जबकि वहां से कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं, कहा जा रहा था कि मलक तहसीन अवान जो है, जो मरकजी मुलजिम है, ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन NCCI का ये दावा है कि ये अहम कागजात जो हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि मलक तहसीन अवान ही यहाँ पर जो है वो हेड थे, वो ही इसको लीड कर रहे थे। उसके साथ साथ जो गैर मुल्कियों के साथ जॉब का मुआहदा किया गया था वो भी मलक तहसीन अवान जो है वो खुद ही करते थे। ऐसे में ये साबित हो रहा है कि मलक तहसीन अवान जो है उन्होंने ही ये सारा मकरूह धंधा किया था। फैसलाबाद में ये नवाही इलाके में किया गया था और बड़े पैमाने पर ये जो कार्रवाई हुई है इससे वहां। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे बताएं कि अदालत में जब पेशी हुई है उसके दौरान जो है वो क्या माहौल था और सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में भी थोड़ा सा आगाह करें। अच्छा, फैसलाबाद में जब मुल्जिमान को पेश किया गया है तो सिक्योरिटी, चूंकि यहाँ पर कोर्ट की सिक्योरिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, इससे कभी भी फैसलाबाद की जिला कचहरी में जो है वो मर्डर के वाक़यात पेश आ चुके हैं, उससे कब जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया। वहाँ पर बाथरूम गेट जो है वो भी एक्टिव करवाया गया, पुलिस के एहलकार और अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे। गैर मुल्कियों को जब पेश किया गया है, पहले मर्द हज़रात को पेश किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो 18 मुल्जिमान को पेश किया गया। उसके बाद जो है वो वक्तन फवक्तन जो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 69 मुल्जिमान को जब पेश किया गया, उसके बाद खवातीन की बारी आई और इसमें 16 ऐसी खवातीन हैं जो गैर मुल्की बताई जा रही हैं, जबकि 2 खवातीन जो है वो पाकिस्तानी बताई जा रही हैं। इससे कबल खवातीन को सिक्योरिटी की हसार में जो है वो मलक इशफाक सीनियर सिविल जज जो है उनकी अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर न सिर्फ मेल सिक्योरिटी बड़ी तादाद में मौजूद थी, खवातीन की सिक्योरिटी भी वहाँ पर मौजूद थी, ताकि गैर मुल्की खवातीन को जो है
वो वहां पर सिक्योरिटी के साथ में वहां पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि गैर मुल्की खवातीन की ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी और तरह की थी, हमारे पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक नहीं थी। तो फैसलाबाद पुलिस की जानिब से तमाम खवातीन को जो है वो उसके कभी अबाया भी प्रोवाइड किया गया, ताकि कुछ खवातीन को जो है वो अबाया पहनाकर अदालत में पेश किया गया। अच्छा, ये जो गैर मुल्की खवातीन थी किस किस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं जो खवातीन है? अच्छा, ये खवातीन जो है वो ना सिर्फ बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, उसके साथ साथ म्यांमार से हैं, पाकिस्तान से भी बताई जा रही हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी बताई जा रही है। ये तमाम वो खवातीन थी जो वहां पर जॉब का कहकर आई थी और पाकिस्तान में जो है वो इनका कहना है कि यहाँ पर आके ये मकरूह धंधा करती थी, जिसमें जो है वो ना सिर्फ मुल्की सतह पर पाकिस्तानियों को लूटा जाता था, इंटरनेशनल सतह पर ये बड़ा फ्रॉड है। और NCCI की अब तक की मुल्की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें गैर मुल्की बाशिंदों की भी बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार हुई है। ये तमाम अफराद जो हैं वो सादा लोग शहरियों के साथ फ्रॉड करते थे, बड़ी तादाद में जो है उनकी रकम लूट ली जाती थी। अच्छा, फैसलाबाद में कुछ अरसे से कॉल्स आ रही थी कि आपका बेटा जो है वो गिरफ्तार हो गया और पैसे जो है वो पहुंचाए जाएं। जब पैसे शहरियों से उनका अकाउंट नंबर ले लिया जाता था, सादा लोग शहरी होते थे, तो उनके पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते थे और उसके बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इस कार्रवाई को FIA ने भी ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन NCCI ने बड़ी कार्रवाई काफी उन्हें मिली है कि फैसलाबाद में फ्रॉड का जो इंटरनेशनल फ्रॉड किया जा रहा था उसका एक मकरूह धंधा जो है वो पकड़ा गया है। अफराद बेनकाब हुए हैं और मतलब तहसीन अवान जो खास से एक्टिव बताए जाते हैं मुस्लिम लीग नून में, उनकी गिरफ्तारी के लिए ताहाल जो है वो उन्हें NCCI को कामयाबी नहीं मिली। जबकि पहले कहा जा रहा था कि वो जो है वो बैरून मुल्क फरार हो गए, लेकिन ऐसे अभी ताहाल कुछ भी कहना कंफर्म नहीं होगा कि वो यहाँ से फरार हो गए हैं या अभी तक जो है वो पाकिस्तान में ही रूपोश हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जुवेरिया, थैंक यू सो मच। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मनी हाइस्ट की पूरी कहानी देख रही हूँ, बल्कि पूरी कहानी नहीं पूरी मूवी चल रही है। इधर साइबर क्राइम जो है इतना बढ़ चुका हुआ है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है पाकिस्तान में, इतनी बड़ी जो चोरी हुई है तो और जो कार्रवाई हुई है उसके दौरान जो है NCCI ने की है वो बाकी काबिल तहसीन है। और बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए जो इस तरह की कार्रवाई है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने लानी भी चाहिए। ये हक़ है सारी अवाम का और ऐसा कोई वाक़या नहीं होना चाहिए जिससे जो हमारी तमाम लोग हैं वो अवेयर ना हो सकें। तो व्यूज़, बात थोड़ी सी कर लेते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। और ख़बर आई है वाशिंगटन DC से, बहुत बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जो दौरान 2 दिन की जो एक मुलाकात थी जो कि वाइट हाउस में मुतवक्के थी और हो चुकी है, मगर हैरान कुन तौर पर इस 90 मिनट की तवील मुलाकात का कोई बाज़ाब्ता ना अलामिया जारी किया गया है और ना ही वाइट हाउस की तरफ से कोई बयान दिया गया, ना इस्राएली वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू की। इतनी खामोशी क्यों है? वहाँ से वो रवाना भी हो गए हैं और सदर ट्रंप ने मुलाकात से कबल दावा किया था कि गजा की जंग से मुतालिक बातचीत होगी और इसराइल और हमास के दरमियान 4 में से 3 नकात पर इतफाक हो चुका है। मगर नाजरीन, जिस जंग बंदी का दुनिया जो है वो शिद्दत से इंतज़ार कर रही है वो इस मुलाकात के बाद भी मतलब कि अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और कतर के वक्त में भी अभी वाइट हाउस आकर अमरीकी हुकाम से जो घंटों जो बातचीत जो करनी है, जबकि अमरीकी सदर ने जो मशीर हैं उनके स्टीव विटकोफ ने भी दोहा का जो तयशुदा जो दौरा था वो भी मुलतवी कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इस डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स मंसूर जाफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, इतनी खामोशी क्यों देखने में आ रही है? क्योंकि सदर ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आ रही। जी, इसमें अगर आप रिसेंट स्टेटमेंट देखें सदर ट्रंप का भी और उसके साथ साथ नेतन्याहू का भी, तो उन्होंने तो खुद इस बात का इकरार किया है कि ये इतना आसान काम नहीं है। ये 1 हफ्ते 10 दिन यानी इससे भी ज़्यादा मुद्दत जो है वो लग सकती है, क्योंकि जो मामलात इस वक्त ज़ेरे गौर हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमास जो है उसे माजी में जितनी बार धोखा दिया गया है और मुज़ाहमती तंजीमों को जितनी बार इन्हीं सीज़ फायर के दाव पेच में उलझा के जो है उनको एक फिर जंग की तरफ ले जाया गया है, वो इस वक्त बहुत मोहतात हैं। क्योंकि जितना नुकसान वहाँ पे गजा में हो चुका है वो नहीं चाहते कि एक और जंग बंदी के बाद जो है इसराइल को एक और नई जंग शुरू करने का जो है मौका दिया जा सके। यही वजह है कि जो इस वक्त वहाँ पे एक करारदारी है मोराक के नाम से,
वहाँ पे इसराइल अपनी फौजी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करना चाहता है, जबकि हमास और दीगर मुजामती तंजीमें जो हैं वो वहाँ से इसराइली फौज के इनखला के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं, क्योंकि इसके बाद उनके पास यानी इसराइल इस वक्त जो पॉलिसी लेके चल रहा है और अमेरिका की सरपरस्ती में, वो यह है कि फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद को जो है वो नॉर्थ से या वस्ती गजा से जनूब की तरफ धकेल दिया जाए। और उसकी वजह यही है कि अगर आपने देखा हो, इन मुज़ाकरात से पहले एक दिन पहले एक स्टोरी लीक की गई थी जिसमें बताया गया था, यही जो नाम नहाद गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जो वो में गजा तकसीम करने के लिए एक अमेरिकी और इसराइली मैकेनिज्म था, जिसने गजा तो नहीं लोगों में मौत ज़्यादा तकसीम की है, वो बुनियादी तौर पे उनको ही एक टास्क दिया गया है कि आप इसी गजा के यानी इसी जनूब के इलाके में ही एक इंसानी बुनियादों पे एक आप कैंप बनाइए, कैंप तो वो कम होगा, कंसंट्रेशन कैंप बनाइए, और वहाँ पे फलस्तीनी जो हैं वो उनको आबाद किया जाए या उनको रखा जाए। और वही मंसूबा है कि जिस तरह माजी में उर्दन की तरफ जाने का इशारा था, मिस्र की तरफ भेजने का इशारा था, लेकिन उन दोनों मुल्कों के शदीद रद्दअमल के बाद जो है ये रूबामल नहीं आ सका। अब एक दरमियाना रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है कि फलस्तीनियों की बड़ी तादाद को यहाँ लाया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो यहाँ पे सेटल हों और उसके बाद उनको दूसरे इलाकों में भेजा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल मसूद जाफर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई इसराइल और हमास के दरमियान जो है 3 नकात पर इतफाक हो चुका है कि ये भी कोई आगे कोई हम कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं? उसूली तौर पे जी जो गजा जंग सीज फायर का जो मेन नुकता था वो यही था कि जी कैदियों की रिहाई वो चाहिए। तो हमास उसूली तौर पे इस पर राजी है, उसकी सिर्फ जिसे कहना चाहिए तफसीलात तय होना बाकी है कि कितने लोग किस मरहले में रिहा किए जाएंगे, क्योंकि ये मरहला इसराइल के बकौल 60 रोज़ा एक जंगबंदी होगी, जबकि हमास ने तो इस बात पर भी एक पेशकश की है कि इसे मुस्तकिल रखा जाए और उस दौरान मुज़ाकरात जारी रहें और साथ साथ जो है दीगर तफसीलात तय होती रहें। लेकिन आपके इल्म में होगा कि माजी में भी इसी नौइयत के 3 मरहले जनवरी में तय किए गए थे फायरबंदी के, और मार्च में उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद इसराइल ने खुद से ही वो फायरबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद एक पूरी मुकम्मल जंग जो है वो गजा के अवाम पर दोबारा मुसल्लत कर दी, बम्बारमेंट जो है वैसी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जो जंग बंदी जो बार बार ऐलान किया जा रहा है, तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं देखी जा रही, कोई डेवलपमेंट नहीं देखी जा रही, ये क्यों है? उसकी रीजन यही है कि ये वो नुकात है कि जब तक ये सेटल डाउन नहीं होंगे उस वक्त तक जो मुजामती तंजीमें हैं वो कभी भी इस जंगबंदी के हवाले से राजी। बेसिकली जंग तो देखिए जी इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने मुसल्लत कर रखी है। हमास या दीगर जो फलस्तीनी अवाम है वो तो एक रिसीविंग एंड पर है, वो तो एक वक्त जुल्म का शिकार है, एक जारहियत का शिकार है। तो जंग बंद करने का जो इक़दाम है वो तो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के पास है। आज वो अपने तैयारों की बमबारी बंद कर दें, वहाँ पे अपनी फौज जो है थोड़ा सा पीछे मूव कर दें, तो ये जंगबंदी अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि जो एक मनसूबा उनके ज़ेर गौर है, उसके तहत वो चाह रहे हैं कि इस जंग को इतना ज़्यादा दहका दिया जाए, इस आग को इतना ज़्यादा इसके शोले बुलंद कर दिए जाए कि फ़लस्तीनी तंग आके वाकई ही उस जनूब की तरफ मूव कर दें। और उसके बाद बात यही कही जा रही है कि वो वॉलंटरीली दूसरे इलाकों में चलें। जब आप उनके लिए इतना ज़्यादा ज़मीन तंग कर देंगे तो वो बेचारे मजबूर होकर किसी दूसरी तरफ जाए, सर छुपाएंगे। उन्होंने तो अपना ये अज़म साबित कर दिया है कि वो किसी भी इस नौइयत के मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हें बड़ी बड़ी पेशकशें हुई हैं। आप देखिए दुनिया भर में जहाँ पे भी इनको आबाद किया गया है, चाहे वो ट्यूनिस था, लबनान था, शाम था, वहाँ पे तो फलस्तीनियों की महाजरीन की हालत जो है वो कोई इतनी ज्यादा काबिल रश्क नहीं है। वहाँ पे ये दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी हैं, तो फलस्तीनियों को पता है कि उन्हें आज अगर इस नौइयत का कोई ख्वाब या शराब दिखाया जा रहा है तो उसका अंजाम भी वही होना है। उन्हें यहाँ तो कम से कम वो अपनी जमीन पे तो बैठे हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि हमें यहाँ मरना गवारा है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और वो इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। वहाँ पे हमास के खिलाफ मुजाहरे करवा चुके हैं, वहाँ पे फलस्तीनी मुदामरी। लेकिन इस मौके पे मैं समझता हूँ जो दुनिया को सवाल करना चाहिए कि वो लोग जो इस वक्त गजा की जंग के खात्मे के बाद यहाँ इक़्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं, महमूद अब्बास एंड कंपनी जो अपने आप को फलस्तीनी सदर कहते हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो इन फलस्तीनियों की मदद के लिए, इनके गजा के अहलियान की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि
आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुलाकात है ये क्या आलमी दबाव पे कम करने की कोशिश तो नहीं है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी, खासतौर पे अमेरिका की अपनी जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी, और दूसरे नंबर पे खुद इस वक्त इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस जंग को टूल देने के, वो नेतन्याहू है। आपके इल्म में है कि इस वक्त दाखिली तौर पे भी उनकी जो सियासत है वो बिल्कुल 2-3 इंतहा पसंद वजीरों के रहमो करम पे है, और वो उनको बिल्कुल इस पूरी जंग के अंदर धकेले हुए हैं। और इसी तरीके से खुद नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त जो करप्शन के बड़े ही साबित सिक्का बंद मुकदमात जो हैं वो अदालत के अंदर ज़ेर समात है। इस वक्त अगर आज वो अदालत छुट्टियों पर है, अगर उसका फैसला हो जाता है तो नेतन्याहू आज इक़्तिदार भी नहीं है, बल्कि वो इक़्तिदार से सीधे जेल में जाएंगे। तो लिहाजा नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि वो जंग का माहौल पैदा करके अदालत को भी एक तरीके से दबाव में ला सके। खुद नेतन्याहू के जो सरपरस्त आला हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो आप देखिए कि दुनिया में बड़े जमहूरी मुल्क होने का दावा करते हैं, वो इस वक्त इसराइली अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यदि अगर हम पाकिस्तान से कोई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनको ये हक हासिल है कि वो इसराइल में अपने जो चहेते वज़ीर आज़म है उनकी हुकूमत बचाने के लिए, उनको डिक्टेशन देने के लिए भी वो उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को अपने शहरियों के हवाले से या अपने कंसर्न के हवाले से कोई बात करने से बिल्कुल सही। अच्छा मंसूर जाफर साहब, बिल्कुल टाइम कम है, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ, कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कतर कौन सा किरदार अदा कर रहा है और किस हद तक अमेरिका जो है इसको संजीदा ले रहा है? देखिए कतर के बगैर मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात का तो डोल डाला ही नहीं जा सकता था, अगरचे उसमें मिस्र भी किसी हद तक शरीक है, लेकिन असल मेज़बानी जो है वो कतर और दोहा के अंदर हो रही है। और कतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे अमेरिकन भी बहुत आसानी और अतमाद के साथ और ख़ुद उनके जो इसराइली काउंटर पार्ट हैं, चाहे वो मोसाद के एजेंट्स इंटेलिजेंस के लोग हों, वो बड़े ईजीली जो है यहाँ पे आते हैं और उनकी एक बड़े भरपूर अंदाज में मेज़बानी भी की जाती है और उनके लिए एक बड़ा साजगार माहौल मुज़ाकरात का सजाया जाता है। तो कतर का मैं समझता हूँ इस वक्त किरदार, यानी इस वक्त अगर हो सकता है जितना ज़्यादा मस्बत, तो कतर की पूरी कोशिश है कि वो इस मामले को हल करे, क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि कतर यही मुज़ाकरात का जो एक कामयाब, बिल्कुल कतर हैज़ प्रूव टू बी अ मेन कैरेक्टर इन डेवलपिंग रिलेशनशिप। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफर साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, जिनका ये कहना था कि जंग बंदी का दुनिया को शिद्दत से इंतज़ार है, पर देखना यह है कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये किस करवट जो है रुख लेती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, कहते हैं ना कि बिनते हवा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। इब्ने आदम ने अपने सारे जुर्म बिनते हवा पे डाल रखे हैं। ये 4 लाइनें तो आपको लग रही होंगी जैसे पता नहीं क्या इल्ज़ाम लग गए, मगर असल बात यह कि आज वाकई दिल टूटा हुआ है। दिल कहते ना कि अपने साथ है ही नहीं। मैं बैठी हुई हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ, मगर असल में क्या कैफियत है पिछले 2 दिनों से ये तो शायद वही जान सकता है जो कि गुजर रहा है। हर बंदा जो है अपने कहते ना कि अपने यहाँ अपने व्यूज़ गर्म कर रहा है, हर बंदा पिक्चर्स लगा रहा है, हर बंदा ये क्लेम कर रहा है कि वो जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो कौन है? वो बिनते हवा कौन है? मैं बात कर रही हूँ हुमैरा असगर अली की, कि जिसके साथ इतना अरसा गुजार दिया, जिसके साथ कहते ना कि पढ़ाई से लेकर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, कहाँ से उसकी कहते ना कि ख्वाब शुरू हुए और कहाँ आज तक ख़त्म हुए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सिर्फ वही अंदाज़ा लगा सकता जो कि गुजर रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं टीवी पे, एक स्माइल दे रहे हैं, अपने व्यूज़ को महसूस करें मुख्तलिफ ख़बरों से, मगर हमारे जिस तरह दिल अंदर से नुचड़े हुए ना, ये हम जानते हैं। लोग हमें कह रहे हैं कि दोगले थे, लोग हमें ये बातें कर रहे हैं कि वो दोस्त कहाँ थे, लेकिन असल कहानी क्या बताएं कि वो हम कहाँ थे। हम उसके साथ साथ थे मगर वो इस दुनिया से जा चुकी थी। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि वाक़या हुआ है कराची फेज़ 6 में, और हुमैरा असगर अली जो हैं अपने फ्लैट में जो हैं वो मुर्दा हाल में पाई गई हैं, और उन्होंने फ्लैट का किराया नहीं दिया हुआ था, और ये जो उनको बैलिफ के थ्रू उनसे जो है वो फ्लैट का दरवाज़ा तोड़वाया गया है, जहाँ वकला और जो है वो
फ्लैट का मालिक और पुलिस एहलकार मौजूद थे और देखा है कि वो मुर्दा हालत में पाई गई हैं। बहुत सी स्टोरीज जड़ रही हैं, उसकी वीडियो सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी थी, किसी की वो बहन थी, किसी की वो दोस्त थी, तो उस दोस्त से पूछो जो उसके लिए एक शो कर रही है। मैंने तस्वीरें भेजी अपनी, लेकिन लोग मेरे पे ही कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ थी। तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ थी। मैं उसके साथ कहाँ रही हूँ ये भी बताऊँगी, और उसके साथ साथ उसके दोस्त कौन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज स्टूडियो में बुलाऊँ और बताऊँ कि उसके असल दोस्त कौन थे। तो मैं वेलकम करती हूँ सैयद ज़रताश इलिया को। अस्सलाम वालेकुम ज़रताश। सच एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आपका और हुमैरा का कितना पुराना साथ है, सबसे पहले आप व्यूअर्स को ये बताएं। देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी से साथ हैं और इट वाज लाइक 2003 and 4 हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उस वक्त से वी हैव बीन सीइंग हर स्ट्रगलिंग अ लॉट। शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, शी वाज वेरी वेल एजुकेटेड एंड बहुत ही जो है प्योर आर्टिस्ट जो है वो सोल थी और प्योर जो है वो टैलेंट था। हमेशा उसको एक अच्छा जो है वो काम करते हुए देखा, हमेशा उसको जो है वो मेहनत करते हुए देखा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी जो है वो लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं। शी वॉज वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, शी ऑलवेज टुक केयर ऑफ हर सेल्फ और जो है नो डाउट एकेडमिकली शी वॉज वेरी फाइन और बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। बड़ी पढ़ाकू लड़की थी, बड़ी फिटनेस फ्रीक थी। शी वॉज जो है वो वेरी वेल सिविलाइज्ड और बहुत अच्छी जो है वो सोशलाइजिंग करती थी। बहुत जो है वो पढ़े लिखे और अच्छे लोगों में उसका उठना बैठना था। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जो कि हमें जो है वो ज़रूर इस चीज़ को जो है ऑफ कोर्स ये जो है वो बिल्कुल देखना चाहिए। और यूनिवर्सिटी से लेकर जो है वो लास्ट टाइम जो है वो लास्ट ईयर उससे बात हुई थी तो शी वाज जो है वो परफेक्टली फाइन व्हेन आई टॉक टू हर, बट जो है वो सडनली इट हैपेंस। आपकी आखिरी बात उससे कब हुई थी? मेरी उससे आखिरी बात अक्टूबर में हुई थी। तो किस सिलसिले में बात हुई थी? हम कुछ जो है वो सॉन्ग्स के शूट के बारे में जो है वो बात कर रहे थे और मैं उसको अपने एक सॉन्ग में लेना चाह रहा था और उसके अलावा जो है वो जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके बारे में भी बात हो रही थी कि किसी एक जो है वो सॉन्ग में उसको इमर्ज, क्योंकि ऑब्वियसली शी वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट हर वर्क। क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे भी पता है कि उसको काम नहीं मिल रहा था। ये बात सच है, ये बात बताने वाली बात है कि वो काम की वजह से परेशान थी। जिस तरह वो एक्सेल करना चाह रही थी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही थी। क्या ऐसा ही है? देखें, उसने लाहौर में बहुत स्ट्रगल की, जो उससे हो सकता था वो उसने किया। फिर उसके बाद वो अपने काम की वजह से ही कराची मूव हुई। एक इंसान अगर अपना जो है वो घर छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर जाता है, ये उसका पैशन था और वो जो है वो काम के मामले में वो बहुत सीरियस थी और उसने अपनी फैमिली से बगावत करके जो है बिल्कुल लड़के, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ मामला जो होते हैं वो आसान नहीं होते। एक फैमिली स्ट्रेटा होता है। मैं जानती हूँ कि हमेशा अपनी अम्मी की बात करती थी लेकिन और किसी घर वाले का जिक्र नहीं करती थी, जो बात मेरे से हुई। क्या ऐसा ही सकता है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इवन देन अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो जो किया जा रहा है कि वो अपनी जो है वो फैमिली से बहुत ज़्यादा यानी कि बागी थी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ इन टच भी थी, अपनी मदर के साथ वो इन टच थी एज पर आर इंफॉर्मेशन और जिस जो है वो वे से वो अपनी लाइफ गुजार रही थी। तो थिंग्स वर नॉर्मल दैट टाइम। आई डोंट थिंक सो कि वो किसी जो है वो फैमिली के दबाव की वजह से या उसमें कोई इस तरह का कुछ था। उस वक्त जब तक उससे लास्ट बात हुई है तो ऐसी कोई जो है वो जेस्चर हमने नहीं देखा। ठीक है। तो लेकिन अब ऑब्वियसली अब इस किस्म की सूरत हाल जो है वो जब सामने आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो है वो चीज़ें अनक्लियर हैं, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो अच्छा, एक छोटा सा वाक़या मैं पूछना चाहूँगी। अक्टूबर में ही उसने एक छोटा सा वाक़या बयान किया था आपसे, कुछ शेयर की थी चीज़ें, वो क्या थी? अक्टूबर में जब लास्ट आपकी बात हुई है, जो उसको एक सॉन्ग में नहीं ऑफर आई थी, उसके बाद वहाँ से निकाल दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो आई थिंक कि शी वाज इन दुबई दैट टाइम और वो जो है वो रिहर्सल कर रही थी और अली ज़फ़र के साथ जब मेरे ख्याल उसकी कोई जो है वो थी परफॉर्मेंस। हाँ। और एट द जो है वो मेन टाइम उसको उस परफॉर्मेंस से उन्होंने निकाल दिया था। तो ये चीज़ भी जो है वो सामने आई। कहने का मकसद ये है कि हमारे जो है वो मुल्क में आर्टिस्टों का इस वक्त जो हाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो शोबिज़ इज़ ऑलरेडी ऑन द वेंटिलेटर, क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा, ना मूवीज़ बन रही हैं ना सब। तो आर्टिस्ट जो है वो ख़ास तौर पे वो लोग जो इतनी स्ट्रगल करके अपनी पूरी जो है वो ज़िंदगी इस चीज़ को देते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको जो है वो प्रेफर उनको किया जाना चाहिए, उनको चांस जो है वो देना चाहिए।
तो ये एक इंसिडेंट भी हुआ था। मेरा ख्याल है इसके अलावा भी कई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि जिसकी वजह से वो शायद अपने जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार थी, मेंटल हेल्थ का शिकार थी। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसकी जो वार्डरोब थी वो मैं डिज़ाइन करती भी रही हूँ, मैंने की भी है बहुत वार्डरोब डिज़ाइन। तो मुझे पता है जितनी वो पैशनेट थी, एक परफॉर्मेंस के ऊपर उसने परफॉर्म करना था, डांस परफॉर्मेंस थी, यू नो शी वाज अ गुड विजुअल आर्टिस्ट। और उसने बाय द एंड ऑफ द डे मुझे फ़ोन किया कि है ना वहाँ से मैं निकाली गई हूँ, वो परफॉर्मेंस मैं अब नहीं दूंगी, एंड शी वाज रियली लो एट दैट टाइम। उसी चीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछा कि आपको इस बारे में पता है? यस, ऑफ कोर्स। जब शी जो है वो डिस्कस विद मी एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग काम के हवाले से जो है वो एक दूसरे से बात करते थे, अच्छे दोस्त थे हम लोग, जब सोशलाइजिंग में भी एक दूसरे से मिलते थे। एंड व्हेन जो है वो शी वाज इन लाहौर, तो शी वाज जो है वो परफेक्टली फाइन। शी टुक अ लॉट ऑफ केयर अबाउट हर हेल्थ। वो जो डाइट कॉन्शियस थी, जिम जाती थी, फिट रहती थी। मैं इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कॉलेज से लेके अभी तक उसका बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन पीरियड था, बहुत हेवी चबी लड़की थी। एग्जैक्टली, जिसने अपने आप को बहुत स्लिम ट्रिम किया, बहुत मेहनत की उसने। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक जो है ट्रू आर्टिस्ट थी, एंड शी हैज़ अ ट्रू जो है वो पैशन अबाउट हर वर्क, एंड शी वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जो है पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री। और वो किसी हद तक अचीवर भी थी, उसने वो जो है वो सक्सेसफुल भी थी, बहुत अच्छा वो चल रही थी। ऑब्वियसली कराची जैसे शहर जो है वो बहुत आर्टिस्ट को निकल गया है। आयशा खान जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल हैं, जिनको कराची ने निगल लिया और पता भी नहीं लगा, वो भी फ्लैट में इस तरह मुर्दा पाई गई। तो ये तो खैर उनके आगे बहुत एक छोटी सी चीज़ है। इतने बड़ा करियर के बाद भी वो आज ऐसे बेयारो मददगार बैठी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो ये तो फिर वही। लेकिन देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने जब से होश संभाली है और जब से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का जो वो पहला वाक़या है कि 6 जो है वो महीने से एक लाश एक फ्लैट में पड़ी है और वहाँ इर्द गिर्द किसी को नहीं पता लगा। ये हमारी एक तो ये अलमिया है ही कि ये वाक़या हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि शायद जब दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, बट इसने एक और अलमिये को भी जो है ना उसके जो है वो चेहरे से नकाब उतारा, और वो हमारी सोसाइटी है। हम किधर जा रहे हैं? हम इतने सेल्फिश हो गए हैं। और ये कैसे हो सकता है कि 6 जो है वो मंथ से एक लाश एक जो है वो फ्लैट में पड़ी है, और उसके बिजली के मीटर भी उतर गए हैं, फिर वो जो किरायादार है वो भी एफर्ट कर रहा है अपनी जो है जगह खाली, लेकिन किसी को ये नहीं पता लगा कि वो जो खातून है, वो जो मॉडल है, वो जो लड़की है, जो पाकिस्तान का इतना बड़ा जो है वो टैलेंट है, वो कहाँ गई। So ये एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो सीरियस हमारी जो सोसाइटी है उसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमें जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। आज आप इधर बैठे हुए तो आपके दिल में कोई ना कोई बात ऐसी थी, ये आपका ट्रिब्यूट है जो आप दे रहे हैं अपनी दोस्त को। और इतनी सालों पुरानी दोस्ती जो लोग अब क्लेम कर रहे हैं टीवी पे, जी हम उसके दोस्त, टीवी चैनल से बुला के जो उसकी तस्वीरें खिंचवाई हुई वो लोग आगे, लेकिन दोस्ती तो वो है ना जो उसने यूनिवर्सिटी कॉलेज से शुरू की। जो उसके पुराने दोस्त, जहाँ वो उठती बैठती थी, जहाँ वो खाती पीती थी, जहाँ वो सोशलाइज करती थी। देखिए, और वो अपनी जो है वो फ्रेंडशिप में बड़ी एहतियात भी करती थी। हर बंदे से दोस्ती नहीं, वो हर किसी के साथ उसकी फ्रेंडशिप नहीं थी, वो अपने जो पुराने दोस्तों के साथ ही उसकी जो है वो थी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो अपने काम में शी वॉज़ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, शी वॉज़ जो है वो वेरी प्रोफेशनल। कभी आप देख लें उसकी पूरी हिस्ट्री में कोई स्कैंडल, कोई ऐसी चीज़ आज तक जो है वो कभी जो सुनने में नहीं आई। हाँ। इसका क्या मतलब है कि शी वॉज़ जो है वो हार्ड वर्किंग, वो प्योर जो है वो टैलेंट था, काम करना चाहती थी। देखें, जो है प्योर आर्टिस्ट होता है उसमें जो है वो नेगेटिविटी का कोई एलिमेंट नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपने काम से अपने आप को मनवाता है, वो मेहनत करता है। तो शी वॉज़ लाइक दैट। सरताज, उसके फैमिली के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स भी थे? Obviously. मेरे जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, बट मीन वाइल जो है कुछ जो है वो मंथ्स जो है वो पहले ऑब्वियसली आई थिंक कि देवर जो है वो कॉन्टैक्टिंग जो है वो पीपल, तो मुझे भी एक फ़ोन आया उनकी फैमिली की तरफ से। मैं ये बात कह सकता हूँ कि देवर जो है वो वरीड अबाउट हर, देवर जो है वो लुकिंग फॉर हर, बट आई डोंट नो कि व्हाट वाज द डिले। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों ने बड़ी गलत किस्म की स्टेटमेंट्स उसके बारे में क्लियर की हुई, उसकी फैमिली के बारे में बातें की हुई हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उसके साथ काम भी नहीं किया, वो भी व्लॉग्स के जरिए अपने व्यूज कमा रहे हैं। बट इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताएं कि आप उसकी फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया, दे हैड कंसर्न। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मेरा जो है पर्सनल तो उसकी फैमिली के साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट जब दे वर लुकिंग फॉर हर, अच्छा, few months back they were looking for her and she was, आया था? हाँ, but I think they didn't know कि where is she, so obviously उसका फ़ोन बंद था। तो लेकिन मैं इस चीज़ को obviously on air मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसकी फैमिली को फिक्र
हुई थी और वो कोशिश जो है वो कर रहे थे, लेकिन उसका कोई जो है वो पता नहीं चल रहा था। मैं समझता हूँ कि जिस जो है वो शहर में वो रह रही थी और ऑब्वियसली शी वाज जो लिविंग देयर फ्रॉम लास्ट 7 years, तो कोई ना कोई तो सर्कल उसका फ्रेंड सर्कल होगा, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जिसको इस चीज़ के बारे में। अच्छा, बड़े हमारे सीनियर एंकर है जिन्होंने कहा है जी उनके फ्रेंड सर्कल से पता लगा है जी उनको थ्रेट्स थी और ये भी हो सकता है कि उनका मर्डर जो है वो किया गया हो। ये कल रात की एक स्टोरी वीलॉग आई है और हमारे बहुत सीजन्ड सीनियर एंकर हैं इन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको ये पता लगा है आखिरी कॉल रिकॉर्ड से जो उन्होंने अपनी दोस्तों को की हैं कि मुझे कहीं से थ्रेट्स आ रही हैं। देखें, एकदम इस तरह से गायब हो जाना और इतना जो है वो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहती बहुत एक्टिव थी। कोई उसने जो है वो मैसेज नहीं कहीं पे लिखा, कोई वो, यानी कि आई थिंक कि उसको शायद जो है वो मौका नहीं मिला अपनी जो वो जिस जो सिचुएशन से गुजर रही थी वो किसी के साथ शेयर करने का, या अगर उसने किसी के साथ जो है शेयर भी की होगी तो वो हमें उस चीज़ के बारे में कोई जो है वो नॉलेज नहीं है। कौन से ऐसे पर्सनल दोस्त हैं जो मंजर यहाँ पे नहीं आ रहे? ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि इट वाज आई थिंक इन माय ओपिनियन, जितना मैं उसको जानता था, जितनी वो जो है वो पैशनेट थी, वो इतनी जल्दी डिसार्ड नहीं हो सकती थी अपनी जो है वो ज़िंदगी से। तो मैं ये समझता हूँ कि सुसाइड नहीं है, ऑफ कोर्स जितनी जल्दी ये हुआ है और वो जितनी जो है वो सडनली शी डिसअपीयर्ड, तो ऑब्वियसली जो है 100 तरह के सवाल जो है वो इस वक्त जो है वो दिमाग में घूम रहे हैं। हम कोई भी फैसला जो है वो नहीं कर सकते। ये तो अब हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर है कि वो इस चीज़ की जो है वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो कहाँ तक जो वो पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का वाक़या ये पाकिस्तान में हुआ है कि इतने अरसे से एक लाश पड़ी और वो भी एक नोन पर्सनैलिटी की, शी वॉज नॉट अननोन। हाँ, ऐसे पता नहीं अननोन जो है वो कितने लोग मरे होंगे। मुझे बताएं, आखिरी एक सवाल है मेरा आपसे कि वो कहा यह जा रहा है कि वो ड्रग्स में मुलविस थी, इज इट लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो। हाँ, नहीं, आई हैव नेवर जो है वो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो जितना अपने जो है वो डाइट कॉन्शियस थी और जितना वो अपना ख्याल रखती थी, मैं नहीं समझता कि ऐसी। थैंक यू सो मच जरदाश, और आपके आने का स्पेशली कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट है हुमैरा के लिए, और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इसमें अंदर के हुमैरा जो थी वो किसी किस्म की चीज़ों में मुलविस नहीं थी। बीइंग अ फ्रेंड, हम भी उनके दोस्त हैं, हमें पता था। और लव गुरु जो उनकी फिल्म थी उसके अंदर वो जो है वो डबिंग के तौर पे भी फ़ोन किया गया मगर वो नहीं आई, जहाँ इस फिल्म ने करोड़ों रुपया कमाया है मगर वो इसका पार्ट नहीं बनी, कोई पिक्चर तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेस नहीं की। और घर वालों को प्लीज़ ट्रोलिंग करना आपका हाथ हम लोग जोड़ते हैं, बंद कर दें। घर वाले जो है ना वो ऑब्वियसली कंसर्न होते हैं कहीं ना कहीं से। अब वो सामने नहीं आ रहे टीवी के या वो कैमरे के सामने, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कोई माँ बहन भाई जो है वो अपनी बहन के लिए दिल बर्दाश्ता ना हुआ पड़े। तो ये बहुत सिचुएशन है। मुख्तलिफ वीलॉग सुनेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें सुनेंगे, लेकिन हमने आज आपको ऑथेंटिक बताया है कि जो दोस्त हैं तो वो अपने दोस्तों के लिए एक पॉजिटिव बात करते हैं और पॉजिटिव नोशन दे के ही इस पूरे एपिसोड को हमने पेश किया है। और दोस्ती जो होती है ना वो बताई नहीं जाती, उसको दोगला नहीं कहा जाता। छोटी सी व्यूज़ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, जो वाक़या हुआ है हुमैरा असगर अली का, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या कि पूरी दुनिया में एक और हुमैरा ना बन पाए, एक और ऐसे कितना कि मेंटल हेल्थ जो है वो उसका शिकार ना हो पाए, कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इस पहलू पे बात करें। और वो पहलू अकेला रहने की नफ्सियात क्या होती है, वो पहलू ये है कि माशरे में बढ़ती हुई बेहिस्सी का जो ऊपर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो लोग अकेले रहते हैं वो वाकई अपनी मर्जी से रहते हैं, तन्हाई में रहना चाहते हैं, या उन पर ये चीज़ें जो हैं ज़िंदगी ऐसी उनको मोड़ पर ले आता है कि चीज़ें मुस्तरद हो जाती हैं। तो आज हम इस चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, इस पहलू पर भी हम अक्कासी डालेंगे, नज़र डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे पहले भी प्रोग्राम्स का हिस्सा लें, आपने देखा है, हमारे नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अली, ये बताइएगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो हम इस कश्मकश में हैं कि क्या हुमैरा जो है वो मेंटली अपसेट थी या मेंटल हेल्थ इशू में थी या मेंटल ट्रॉमा का शिकार थी। तो अगर वो मेंटल ट्रॉमा का शिकार थी तो उसको कैसे कर्ब करना चाहिए था, इस ट्रॉमे से बाहर कैसे आना चाहिए था? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज से उनके या ट्रॉमा का शिकार थी। बहरहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि माशरा एक मेंटल हेल्थ का शिकार है। इनकी माशरे की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है, माशरा एक ट्रॉमा का शिकार है। अब इसमें देखें, आज का इंसान पहले के इंसान से किस कदर तन्हा रह गया है। अब देखें कि इतनी देर हो गई उनको, कुछ कह रहे, कुछ 6 महीने कह रहे हैं, कोई 8 महीने कह रहे हैं, मैं कहता हूं जी 2 महीने ही हो गए थे।
इतने लोग जानने वाले दोस्त, 2 महीने से दोस्तों को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, कोई राब्ते में नहीं। आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे भी व्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन ये जब अगर 2 महीने से भी उनकी डेथ हुई है तो 2 महीने से राब्ता ही किसी दोस्त का नहीं है। क्या हमने ये माशरा बना दिया है कि जहां पे इंसान इतना तन्हा और अकेला रह गया है कि उसके पास कोई 2 लोग ऐसे नहीं है कि जिससे वो दुख सुख बोल सके, जो उसको कांटेक्ट कर सके। अगर उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, 6 महीने से फर्ज करें डेथ हुई है, किसी दोस्त को ख्याल नहीं आया 6 महीने से उसको फोन कर ले, कांटेक्ट कर ले, इसमें एक ये चीज है। ठीक है, अब उसमें दूसरी चीज देखें, एक चीज बहरहाल इसमें एक और हमारे माशरे का पहलू हमने उजागर करना है कि तन्हाई का आजकल हम क्यों शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत अहम होते हैं। इंसानों का इंसानों से मेल जोल, अपने रिश्तों की कदर करना, इससे बड़ी आज की दुनिया में कोई बात नहीं होती। आप देखें कि बिल्कुल मैं इससे एग्री हूं कि हमें फेम भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए, हम कामयाब भी होना चाहते हैं, बिल्कुल नो डाउट, अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने जिसको जो सलाहियतें दी हैं, हमें हर एक को तरक्की करनी चाहिए। लेकिन इसमें आप एक चीज देखें कि इस चीजों से जिंदगी का मेयार नहीं बुलंद होता। जिंदगी का मेयार बुलंद होता है आपके रिश्तों से, आपकी दोस्तियों से, आपके घर वालों से, आपके खूनी रिश्तों से आपके कैसे ताल्लुकात हैं। अब आप देखें, अगर ये सुमेरा की बात करें तो ये बिल्कुल एक, अभी लोग खाम ख्याली, मेरा ख्याल है कि अनप्रोफेशनल कंडक्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ड्रग है, कोई कह रहा है सुसाइड है, ये नहीं हम कह सकते अनलेस एंड अनटिल कि हमने देखा ना हो। लेकिन ये बात तो एक क्लियर अयां है कि तन्हाई का शिकार तो थी, वो बिल्कुल तन्हा थी। अब इसमें एक चीज देखें कि बड़ी टैलेंटेड लड़की, एक लड़की जो कि इमर्जिंग स्टार थी। अच्छा, बाय द वे फिर वो जिम भी करती थी। उनके आप देखें कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन आप देखें कि अच्छा, उनके पास एक हद तक फेम भी थी। अब फेम भी है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करती हैं, फिर भी क्यों तन्हाई का शिकार हो गई। रिलेशनशिप, रिश्ते बहुत अहम हैं। हमें अपने रिश्तों को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आजकल का क्या मसला है, ये जो मसला है, इससे माशरे का एक पूरा एक पहलू, एक माशरे की एक जो शख्सियत है, माशरती शख्सियत, ये चीज उसकी अक्कासी करता है कि इतना हमने लोगों को तनहा कर दिया है। और जो हमने फिर लोगों को, माशरे में चीजें चल रही हैं कि रिश्तों की तो कदर ही नहीं ना रहेगी, रिश्तों की कदर नहीं करते, नेम भी है, फेम भी है, सारी चीजें, फिर भी इंसान तनहा हो गया। अच्छा, इसमें एक तीसरा पहलू मैं एक और उजागर करना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है। इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला इनको खरीके रहमत करे, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन आजकल आप देखें कि सॉरी टू से मुझे ये करना पड़े, बात करनी पड़ेगी जो आपने शुरू में बात की कि एक और सुमेरा ना इस दुनिया में हो, एक और बच्ची के साथ ऐसा मसला ना हो। हमें बहरहाल ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है ना, इस पे एक कदगन लगानी पड़ेगी। देखें, तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया, नेम फेम, आप आगे बढ़े, लेकिन रिश्तों की कॉस्ट पे नहीं। कहीं ना कहीं आजकल की हमारी यंग बच्ची हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने ये सिखा दिया है कि रिश्ते तो कुछ भी नहीं है, रिश्तों की तो कदर ही ना करो। देखें, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि इनके फैमिली के साथ क्या टर्म थे, वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन बहरहाल चाहे जिसकी भी तरफ से जो भी था, बहरहाल एक मसला कशमकश तो थी ना फैमिली में और इनमें। अब मैं ये कहता हूं, ये नहीं होनी चाहिए। हमने आज की अपनी बच्चियों को सिखाना है, रिश्ते अहम हैं, फैमिली अहम है, माँ बाप आपके अहम है। ये जो आजकल ये ऐसे टॉक्सिक फेमिनिज्म, जो जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए, ये आजकल ऐसे मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, ऐसी औरतें वो आके रिश्तों पे भाषण देती हैं जिनके खुद के घर नहीं बसे हुए। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा उनके जो पार्टनर से उनकी लैदगी हुई है और आगे सोशल मीडिया पे भाषण दे रही हैं, हमारी बच्चियों को बिगाड़ रही हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखें, आई थिंक उनका एक्सपीरियंस होता होगा, इसीलिए बताते नहीं तो बिगाड़ेंगी, इसलिए बिगाड़ेंगी कि जिनके खुद नहीं कर सकी वो अब आके भाषण दे रही हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, एक चीज हमने इसमें समझनी है। मैं एक चीज देखें, इनकी बहरहाल ये इनका अपना जाती मसला था, इन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जस्ट मुझे कंप्लीट एक सेंटेंस मुझे बोलने दीजिए। देखें, बात ये है कि ये जो, फिर मैं वही टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात करता हूं। देखें, हमारी जो औरत है ना, यहाँ पे ये क्वीन है। हम जो घर की मलका होती है, माँ, जो बेटा है, उसके बाद हस्बैंड है, वो सारा कुछ देता है। ये पहलू एक और भी मैं उजागर करना चाहता हूं कि आप देखिए ना, किराया नहीं दे सकी, इतनी देर किराया नहीं दे सकी। अब ये टॉक्सिक फेमिनिज्म की मौत है, जो कहती हैं वो मर्द क्या होता है जी, छोड़ो परे, हम जी इंडिपेंडेंट खवातीन हैं, हम जी, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। देखें, ये जो आप वेस्टर्न वैल्यूज की बात करते हैं ना, औरत को दीवार के साथ लगाया है वेस्टर्न वैल्यूज ने। आधा किराया दो,
उसके बाद जी आधी ग्रोसरी करो, बिजली का बिल आधा दो, तो औरत की क्या रह जाती है? औरत तो बेचारी पिसी पड़ी है। लेकिन हमारे माशरे में देखिए क्या होता है, मर्द कहता है जो कुछ भी है घर की मलका सारा खर्चा मेरे ऊपर है। तो मैं ये अपनी औरतों को चाहता हूं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज ना तोड़ें। अब रियलिटी क्या थी क्या नहीं थी इसके हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन जो भी है हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं कि आज की औरत के क्या मसाइल हैं। क्या जो औरत आज अकेली रहती है कि वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होती है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं। अकेला चाहे मर्द रहे चाहे औरत रहे, नफ्सियाती मसाइल तो होते हैं। लेकिन मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि औरत को अकेला किया किसने? औरत को अकेला किया टॉक्सिक फेमिनिज्म ने। औरतों को देखे घर की मलका है, लेकिन जब हम औरतों को, अपनी बच्चियों को ये सिखाएंगे, मैं इस वाकये की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जब हम बच्चियों को सिखाएंगे, देखो फादर जो है वो कन्वेंशनल है, वो कंट्रोलिंग है, ये हस्बैंड की क्या मजाल है आपको बात कर दे, ये तो कंट्रोलिंग है, ये तो धकियानुसी वैल्यूज है। जब आप धकियानुसी वैल्यूज छोड़ेंगी, वेस्टर्न की वैल्यूज की तरफ जाएंगी, तो फिर आधा किराया भी देना पड़ेगा आपको, फिर आधा बिजली का बिल भी देना पड़ेगा आपको, फिर घर का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आप देखें ना, इसमें ये वाकया क्या आई ओपनर नहीं है कि एक बच्ची, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, स्ट्रगलिंग एक्टर है, फेमस भी है, लेकिन फिर भी इतनी देर से किराया नहीं दे सकी। अब ये देखें, मैं बिल्कुल औरतों के इंडिपेंडेंस के खिलाफ नहीं हूं, औरतों को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन अपने रिश्तों के कॉस्ट पे नहीं। किराया इसलिए भी दे सकी क्योंकि उस वक्त वो थी ही नहीं ना, क्योंकि 8 महीने से तो उसकी लाश पड़ी हुई थी, अक्टूबर से किराया नहीं दिया था। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है कि ऑब्वियसली टॉक्सिक फेमिनिज्म की आपने बात की है, बिल्कुल आप सही बजा फरमा रहे हैं कि वेस्टर्न ईस्टर्न माशरे में फ़र्क है, लेकिन असर क्या डालता था ये बहुत ज़रूरी है। एक अकेला तनहा इंसान जो है वो दुनिया में अकेला हो जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल है अपने चैलेंजेस को फेस करना। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली अजमल बिकमिंग पार्ट ऑफ द शो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, कहते हैं ना कि खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सी ऐसी हकीकत होती है जिसने शोहरत, चमक और गोरी रंगत के ख्वाबों में छुपे अंधेरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। हम बात कर रहे हैं कांटा गर्ल के नाम से शोहरत होने वाली जो है भारतीय मॉडल और अदाकारा शिफाली जो है जड़ेवाला अब हमें मौजूद नहीं है, और कहते हैं कि 42 साल जो थी जो एक्ट्रेस थी वो कुछ ही दिन पहले जो हैं और अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। और वजह जो सामने आई है वो ये है कि वो वाइटनिंग और एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें कि एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो होते हैं वो क्या जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो असरअंदाज कर सकते हैं कि वो जानलेवा साबित हो सके। तो हमने आज इस पूरे टॉपिक पे बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन एक्सपर्ट हफ्जा नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्जा कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्जा, ये जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस होते हैं इसमें ऐसा कौन सा केमिकल होता है कि जो इतना जानलेवा साबित हो सकता है? अच्छा, एंटी एजिंग जो इंजेक्शंस हैं वो एक दफ़ा में तो ये काम नहीं कर रहे होते। जहाँ तक शिफाली की बात है, मुझे इतने सारे लोगों के डीएम्स आए हैं सोशल मीडिया पे जब उनकी डेथ हुई है कि भाई वो तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अडेप्ट कर रही थी। आप लोग कहते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आप लोग कहते हैं अच्छी डाइट होनी चाहिए, वो तो एक्सरसाइज भी कर रही थी। तो उनको जो है वो कार्डियक अरेस्ट आया है। 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होता है हार्ट अटैक जिसमें ऑलरेडी आपका हार्ट किसी ना किसी तरह इफेक्टेड था, आप हार्ट पेशेंट थे और आपके हार्ट की तरफ ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो रुक गई, उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है वो सडन अपनी बीटिंग स्टॉप कर देता है। इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अब जब हम एंटी एजिंग्स की बात करते हैं उसमें जो सबसे प्रॉब्लमैटिक 2 चीज़ें आ चुकी हैं वो एक तो फिलर्स है और दूसरा बोटॉक्स है। आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड है इन 2 चीज़ों का। सबसे पहले लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, अपने वेट लूज करते हैं अननेचुरल वे से, उसके बाद जब स्किन लटक जाती है तो उसमें जो है वो बहुत सारे बोटॉक्स और फिलर्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब बोटॉक्स होता क्या है, इसमें आपका नर्व और मसल जो है इसको पैरालाइज किया जाता है, मतलब उसकी डेथ हो गई है आपके मसल की, आप ये अपना एक्सप्रेशन लॉक हो जाता है, एक्सप्रेशन लॉक हो जाता है। जहां पे आपका मसल और नर्व जो है वो ब्लॉक हो रहा है, आप उसको पैरालाइज कर रहे हैं, तो देखें कि वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का है उसको इफेक्ट करता है, जो कि हमारे हार्ट रेट को
कंट्रोल कर रहा है, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है और हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। जहां पे आप उसको मसल को पैरालाइज कर रहे हैं तो इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया जो है, इसको हम टॉक्सिन के नाम से कहते हैं, वो इंजेक्ट किया जाता है जो कि आपके मसल्स को डिफरेंट तरीके से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के मसल्स और आपके सांस लेने वाले मसल्स तक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। उसके बाद जब हम फिलर्स की बात करते हैं, इसमें बहुत सेफ मटेरियल्स यूज होते हैं जो फिलर्स हैं, लेकिन आजकल आपको पता है क्योंकि प्रॉपर लोग ये नहीं लगा रहे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। पाकिस्तान है, कोई भी बंदा है जो ये लगाना शुरू कर देता है, हाँ जी लगाना शुरू कर देता है। मुझे बताइएगा कि व्हाइटनिंग इंजेक्शंस कब लेने चाहिए, कितनी मिकदार में लेने चाहिए? जो व्यूअर्स ले रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आगाही होगी। जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस है ना, ग्लूटाथियोन और हम विटामिन सी की जब बात करते हैं तो वो किसी हद तक सेफ है। ग्लूटाथियोन का काम वाइट करना नहीं है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसका काम है हमारी बॉडी का जो ब्राउन हार्मोन है उसको लाइट हार्मोन में कन्वर्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो हमारी अवाम ने इसको बहुत ज्यादा हाई डोज में, हाँ, साथ एंटी एजिंग इंजेक्शन जो है इनको बहुत ज्यादा हाई डोज में जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। और जब भी आप इन चीजों को बहुत ज्यादा हाई डोज में यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिवर को बुरी तरह इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इफेक्ट होता है और उसकी वजह से डॉक्टर साहब आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप कितनी मिकदार में लोगों को ये कहती हैं कि अगर किसी ने एंटी रिंकल इंजेक्शन लगाना है या एंटी एजिंग इंजेक्शन लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, कितनी मिकदार में लगा सकते हैं, कब कब लगा सकते हैं? अच्छा हिना, उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप इनकी मिकदार की बात कर रहे हैं तो वो एक तो जो हेल्दी एडल्ट है ना उसके लिए तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर वो प्रॉपर किसी बहुत एक्सपर्ट एस्थेटिशियन या फिर के पास गया है और वो लगवा रहा है, लेकिन ऑलरेडी अगर एक बंदे की स्क्रीनिंग ही नहीं हुई हुई, उसको पता ही नहीं है और वो 4 से 6 माह के लिए इनको प्रोलॉन्ग लगवाई जा रहा है तो फिर आपके चैनल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसमें मिकदार से ज्यादा जो है वो ड्यूरेशन इफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है जो शिफाली की डेथ हुई है उसने खाली पेट जो है वो, ये कहा जाता है कि जो इंजेक्शन लिया था वो उन्होंने खाली पेट लिया था, तो खाली पेट में उनको इफेक्ट क्या आया, मे बी उनकी जो है वो शुगर लेवल बहुत डाउन हो। मैंने 1-2 इंटरव्यूज में ये भी देखा है कि वो उस दिन उनका वो जो फास्ट था, रोजे में उन्होंने वो इंजेक्शन लिया था, उनका शुगर लेवल डाउन हुआ होगा, उनकी ब्रेन तक और हार्ट तक जो है वो एनर्जी खत्म हो गई होगी और वो कोलैप्स कर गई, उसकी वजह से भी जो है वो उनको इफेक्ट हो रहा होगा। जो एंटी रिंकल इंजेक्शंस हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और ये जो इंजेक्शंस हैं ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? डॉक्टर किसी को ऐसा लिख के प्रिस्क्राइब करके नहीं देता कि आप जाके लगा लें। इन इंजेक्शंस को लेने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वो आपको असेस करने के बाद वो खुद से आपकी डोज देगा, एडजस्ट करेगा और आपकी सारी पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि आपकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट तो नहीं है। इन इंजेक्शंस को लेने के लिए आपको बहुत सारी एक फाइंडिंग करनी पड़ती है जिसमें आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ये रिकमेंड किए जाते हैं। डॉक्टर हफ्सा ये बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन होता है जो हम एंटी एजिंग इंजेक्शन कहते हैं, ये कितना देर जो होता है ये करामत होता है, कितनी देर तक इसके इफेक्ट्स आते हैं, कितने साल आप यंग रहेंगे? नॉट एट ऑल, सालों की कोई बात नहीं है। आप जब अपने ऊपर 2-3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद मैक्सिमम जो ये अननेचुरल वेज हैं इनका इफेक्ट आप पे 2 महीने से 4 महीने तक रहता है, इससे ज्यादा आप पे इफेक्ट नहीं होता। तो इससे बेहतर ये है कि आप नेचुरली अपना लाइफस्टाइल इस तरह का मेंटेन करें कि आपको इन इंजेक्शंस की जरूरत ही ना पड़े और आप लाइफ टाइम जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। तो जितने भी ये बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस हैं, ग्लूटाथियोन 6 माह से 1 साल तक जो है वो उसके असरात होते हैं। बाकी ये जितने भी वेज आते हैं इनका मैक्सिमम असर जो है वो 4 मंथ्स तक होता है। लगता है कि जो शिफाली की डेथ थी वो इस वजह से हुई थी क्योंकि उनका ब्लड शुगर लो हो गया था उनको, क्योंकि उन्होंने खाली पेट लिया और शुगर लेवल इफेक्ट हुआ, ब्लड प्रेशर इफेक्ट हुआ। आपको पता है इंजेक्शन में जो है वो वेस्कुलर एक्लूजन हो सकती है, आपकी वेसल डैमेज हो सकती है और वेस्कुलर जो एक्लूजन है उसकी वजह से भी आपको जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अक्सर देखा है कि लोग अपने एक्सप्रेशन लॉक करके बैठे होते हैं, उन्होंने यहाँ भी फिलर्स कराए हुए हैं चीक्स के ऊपर, माथे का बोटॉक्स कराया हुआ है, पूरी शक्ल जो है वो एक्सप्रेशन लेस होती है, तो क्या ये भी डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेशन लेस होने के लिए सबसे पहला काम क्या है,
आप अपना मसल पैरालाइज कर रहे हैं, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, आपके मसल और नर्व का जो कनेक्शन है वो खत्म हो रहा है। पैरालाइज का मतलब आप उसको मजबूर कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा, वो उस टाइम पे आपका मसल पैरालाइज्ड है, वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, आपको किसी किस्म के जो है वो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे क्योंकि पैरालाइसिस है मसल का, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी के दूसरे मसल्स भी जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इंजेक्शंस हैं, आपने बताया कि दिल पे तो असर डालते हैं, तो इससे क्या ब्लड प्रेशर और शुगर या और भी कोई हेल्थ इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जो हम बोटॉक्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली इससे जो है वो आपका हार्ट इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को, हमारे कार्डिक रेट को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। तो जैसे ही आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो डायरेक्टली आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनने के लिए भी तैयार खड़े हैं और आपका जो हार्ट रेट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, और हार्ट रेट खराब होने की वजह से ही तो जो है वो कार्डिक अरेस्ट होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ये बताएं कि नेचुरल तरीके से हम कैसे जो है एंटी रिंकल जो है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं रिंकल्स की या जिनको आई बैग्स इशू है, वो कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? अच्छा, जिनको आई बैग्स इशू हैं वो कोशिश करें कि डेली हल्का फुल्का जो है वो फेस मसाज और फेस योगा जो है वो करना स्टार्ट करें। इससे जो है वो आपके आई बैग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। उसके बाद भर भर के चीनियाँ और नमक खाना छोड़ दें। वाटर रिटेंशन हमेशा तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं और इसके साथ साथ आपका सॉल्ट इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और रिंकल्स को अगर आप नेचुरली ट्रीट करना चाहते हैं तो हमारा नेचुरल डाइट, अल्लाह ताला ने हमारी खुराक में पालक को इतना अच्छा एंटी एजिंग बनाया हुआ है। अगर आप डेली बेसिस पे पालक को किसी भी स्मूदी में बना के इस्तेमाल करते हैं, आप सुबह दही की स्मूदी में, किसी जूस में बना के इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिंकल्स नहीं आएंगे। चिया सीड्स, उसका अल्टरनेट तुख मलंगा अल्लाह ताला ने नेचुरल कोलेजन बनाया हुआ है। अगर आप उसको डेली दूध में या दही में इस्तेमाल करते हैं तो आपको जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। नट्स में अगर आप अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत अच्छा एंटी एजिंग जो है वो हमारे पास मौजूद है, अल्टरनेटिव मौजूद है। आप डेली 3 से 4 अखरोट अपनी डाइट में शामिल कर लें। आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, डेली 40 मिनट वॉक करें, और उससे सबसे जो मज़े की बात है वो स्लीप साइकिल अपना बेहतर करें कि अगर आप 12 घंटे भी सोते हैं लेकिन आप दिन के पहर में सो रहे हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आपको जो पफिनेस होती है, आई बैग्स बनते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है जो लोग रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एजिंग सबसे पहले आती है। आपकी बॉडी सैगी हो जाती है। आपकी बॉडी को अपने आप को हील करने के लिए जो चीज़ चाहिए ना, वो रात के स्पेसिफिक पहर है। जैसे हमारे इस्लाम में है कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, तो आप रात की नींद जितनी ज़्यादा लेंगे ना, 8 से 7 घंटे, उतनी जल्दी आपकी स्किन जो है वो थैंक यू सो मच हफ्सा नज़ीर साहिबा आपके आने का। शी इज़ एन हेल्थ एक्सपर्ट एंड स्किन एक्सपर्ट। का ये कहना था जिस तरह की डेथ्स हो रही हैं, वो जो आप एंटी रिंकल इंजेक्शंस लगा रहे हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं, या जो आप गोरे होने के लिए इंजेक्शंस लगा रहे हैं, ये बंद कर दें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप मुतासर हो रहे हैं बल्कि इर्द गिर्द भी लोग जो हैं सोशल प्रेशर का शिकार होकर जब सब चीज़ें करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे वही होता है जो कि शिफाली के साथ हुआ है। तो हम चाहते हैं आप लोग महफूज रहें, खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें, और हमारा जो प्रोग्राम है उसको पसंद करते रहें, और हमारे सोशल मीडियाज़ पे ज़रूर जाइएगा नियो पाकिस्तान पे और बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।